नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रणाली पाटिल। मैं चेस्ट फिजिशियन हूँ और मैं विरार में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम सीओपीडी के बारे में बात करेंगे। नवंबर ये सीओपीडी अवेयरनेस मंथ है। इसके लिए हम सीओपीडी यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ ये बीमारी के बारे में अवेयरनेस बनाने के लिए और जागृति बनाने के लिए हम कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं। तो ये वीडियो बनाने का रीज़न है कि सीओपीडी के बारे में और ज़्यादा अवेयरनेस हो और अच्छे से जागृति होने के बाद प्रॉपरली उनका ट्रीटमेंट हो जाए। बहुत ज़्यादातर लोगों को हमको जिनको दम लगता है या फिर सांस फूलती है उनको हम दमा बोल करके छोड़ देते हैं, पर उनमें कई सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि एक्चुअली सीओपीडी के होते हैं। तो सीओपीडी है कि ये कि नहीं है, ये हम कैसे पता कर सकते हैं? तो सीओपीडी के लिए 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। पहले केयरफुली हिस्ट्री जान लेना इम्पॉर्टेंट है, पूछना इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट ने पहले स्मोकिंग किया है क्या। तो उसमें भी हर प्रकार का स्मोकिंग हिस्ट्री लेना ज़रूरी है कि बीड़ी, चिल्लम, सिगरेट, अफीम वगैरह एक्सेट्रा, गांजा, वो सब के बारे में पूछना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है स्मोक चूल्हे का भी होता है जिसको हम बायोमास फ्यूल बोलते हैं। तो चूल्हा स्मोक भी एक प्रकार का स्मोक ही होता है जिसके एक्सपोजर की वजह से पेशेंट को आगे चल के सीओपीडी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो सिर्फ स्मोकिंग मर्दों में नहीं, औरतों में भी पूछना है। औरतों में सिर्फ बीड़ी, सिगरेट, चिल्लम तक सीमित ना रह के उनको चूल्हा स्मोक के बारे में भी पूछना ज़रूरी है। इनके साथ में इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी मैटर करता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी मैटर करता है। पर हमारे हाथ में ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कंट्रोल करना नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं या फिर एयर प्योरीफायर लगा सकते हैं। बट स्मोकिंग हम क्विट करने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। क्विट स्मोकिंग, स्मोकिंग सिजेशन के अलग प्रोग्राम्स होते हैं। हर एक चेस्ट फिजिशियन के पास वो एक फैसिलिटी आपको अवेलेबल होता है जिसके साथ में रह के आप पेशेंट का एडिक्शन छुड़वा सकते हैं। उसमें साइकेट्री का हेल्प आप ले सकते हैं। सीओपीडी पेशेंट का ट्रीटमेंट इन्हेलर से ही होता है और मेजॉरिटी आपको अलग तरीके का इन्हेलर, अलग तरीके का अप्रोच करना पड़ता है। हिस्ट्री के साथ साथ डायग्नोसिस के लिए स्पायरोमेट्री बहुत ज़रूरी फैक्टर है। उनका लिमिट और असेसमेंट अलग तरीके से किया जाता है अस्थमा के पेशेंट के अलावा। तो स्पायरोमेट्री के अलावा हम पेशेंट सीओपीडी है कि अस्थमा है ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है। इसके साथ में इन्हेलर्स के साथ ऑल ओरल मेडिकेशंस के साथ भी अस्थमैटिक्स और सीओपीडी पेशेंट को सबसे ज़रूरी कंपोनेंट है जो है पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन। पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन मतलब जिन पेशेंट को फेफड़े की समस्याएं होती है उनको उस हिसाब से खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, मेडिटेशन वगैरह बहुत सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए उनके लिए प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है जिनके हिसाब से उनको ज़्यादातर हेल्प होती है। मेजॉरिटी ऐसे स्टडीज़ में देखा गया है कि जो पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन करते हैं वो पेशेंट का इन्हेलर का डोज फिक्स रहता है, ज़्यादा इन्हेलर्स उनको नहीं लेने पड़ते हैं, बर्डन दवाइयों का कम हो जाता है और उनका एक्सरसाइज कैपेसिटी और क्वालिटी ऑफ लिविंग भी अच्छा हो जाता है। तो पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन की फैसिलिटी भी हर चेस्ट फिजिशियन प्रोवाइड करता है, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और सीओपीडी पेशेंट में सबसे ज़्यादा मायने वाली कीमत अभी जो है वो है वैक्सीनेशन। सीओपीडी पेशेंट को ज़्यादातर ठंडी या फिर बारिश के मौसम में तकलीफ होती है, तो उनको उनके दौरान इन्फेक्शन और वायरल ट्रिगर से बचने के लिए वैक्सीनेशन देना इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ जो बंदा स्मोकिंग करता है या फिर सिर्फ बंदा ही नहीं, औरत भी जो चूल्हे पे खाना बनाती है वो सीओपीडी हो सकती है। तो ये डायग्नोसिस के टाइम पे ध्यान रखिए, पूछना ज़रूरी है। और स्पायरोमेट्री कराए डायग्नोसिस के लिए, और डायग्नोसिस के बाद सिर्फ इन्हेलर्स पे ट्रीटमेंट ना रुकाए, उनको पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन और वैक्सीनेशन का एक्सटेंडेड कवर दे ताकि आपके पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।